हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी कर रहे थे और आज के लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस फिनिश करेंगे। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में अगर बात करें तो हमने क्या क्या देखा था डायमेंशनल एनालिसिस में। तो हमने देखा था कि डायमेंशन का जो कंसेप्ट है वो जोसेफ फूरियर ने इंट्रोड्यूस किया दुनिया को, क्योंकि उस समय जो है अलग अलग सिस्टम्स चलते थे, एक ही क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स होते थे। तो किसका किससे कंपैरिजन हो सकता है, किसका किससे कंपैरिजन नहीं हो सकता है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जोसेफ फूरियर ने डायमेंशन का कंसेप्ट दिया। जैसे यूनिट होता है, जैसे यूनिट फाइंड आउट किया जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट सेट कर दो तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट खुद ब खुद आ जाता है। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी, आपको ये पता है कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी जो दुनिया में आता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के एप्रोप्रिएट पावर के मल्टीप्लिकेशन से ही आता है। ठीक, यानी कि जो पावर राइज होता है उस पे। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके किस पावर को राइज करके बना है, तो वो जो पावर्स है ना वही डायमेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फोर्स को देखें तो फोर्स का डायमेंशन है mlt-2। अगर आप फोर्स का डायमेंशन अगर आप देखें तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, mlt-2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है उनमें तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज का इन्वॉल्वमेंट है, मास, लेंथ और टाइम, जिसमें मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है और टाइम का डायमेंशन -2 है। इतना बातें हमने देखी थी डायमेंशन। फिर डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपने देखा था दो मेथड्स थे, या तो आप यूनिट से फाइंड आउट कर सकते थे या फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला या यूनिट से आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते थे। फिर उसके बाद जो है सो हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में या कोई भी जो फिजिकल लॉ का इक्वेशन होता है उसमें जो जितने भी टर्म्स हो, एलएचएस और आरएचएस के जितने भी टर्म्स होते हैं सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, जैसे कि हमने देखा था करके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है ना। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखा कि डायमेंशन के क्या क्या यूज है। तो डायमेंशन के यूजेज में आपने सबसे पहले देखा कि इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका यूनिट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए डायमेंशन पता हो तो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका आप यूनिट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सो कोई भी अननोन अगर उसमें टर्म है, कोई भी अननोन अगर कोएफिशिएंट है या अननोन क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। फिर उसके बाद आपने ये देखा था कि उसका यूज करके आप किसी भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। और हमने देखा था करेक्टनेस कैसे चेक होता था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर। याद होगा आपको, बैक लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे आप उसका करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखने की है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो पक्का इनकरेक्ट है। ये मेन बात थी, ये हमने देखा था। फिर हमने उसका अगला यूज अगर आप देखें तो एक सिस्टम को कन्वर्ट करने में, यानी एक सिस्टम में अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दिया हुआ है n1u1 = n2u2, याद होगा फॉर्मूला। तो हमने वो कन्वर्ट करने में हमारा डायमेंशन एनालिसिस का यूज होता था। और नेक्स्ट हमने देखा था कि नए रिलेशंस निकाले जा सकते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो हम एक इक्वेशन बना करके और फिर उसका रिलेशन ड्राइव कर सकते थे, जैसे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी का mgh प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किया था। एक यूज बचा हुआ था जो कि आखिरी यूज था डायमेंशनल एनालिसिस का, वो यूज हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके लिमिटेशंस को देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, वो कहां काम नहीं आता है। तो अभी हम देखते हैं। ओके, शुरू करते हैं। तो देखिए जो 6th यूज है और जो अगला यूज है वो ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज इंस्टीड ऑफ mlt। जैसे देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे मैकेनिक्स, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पहला जो हमारा 11th का टॉपिक है वो मैकेनिक्स ही है, जिसमें मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और मैंने बताया था कि मैकेनिक्स जब तक आप पढ़ेंगे तो डायमेंशन के नाम पे क्या आएगा, 3 ही आएगा, मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन। इन्हीं 3 के डायमेंशन को लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो इन 3 के डायमेंशन में अगर देखें mlt को देखें आप, तो अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा कहा कि नहीं हम मास, लेंथ, टाइम को फंडामेंटल नहीं लेंगे, हम किसी दूसरे को फंडामेंटल लेंगे और उसके टर्म में हमको रिलेशन चाहिए, नहीं समझे बात आप। जैसे मान लीजिए कि आपके अगर बात करें कोई आदमी कहता है, जैसे कि अगर आप जानते हैं अभी कि डायमेंशन का जो कंसेप्ट है उसमें हमने क्या किया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास और सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का एक एक डायमेंशन है और उस डायमेंशन से हम किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यही ना हमारा डायमेंशन फाइंड आउट करने का तरीका। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कहता है नहीं हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानेंगे, हम मान लीजिए कि
अब मान लो कि कोई आदमी कहा कि चलो हम वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी लेंगे। कोई आदमी कहता है कि मान लो हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस प्रॉब्लम पे। तो मान लीजिए किसी ने कहा कि, आप समझ रहे हैं कि अगला यूज क्या है? अगला यूज ये है बाबू कि फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइंड है ना, उन फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में डिराइव क्वांटिटी निकलती है। लेकिन अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं, हमको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में नहीं, या फंडामेंटल क्वांटिटी जो दुनिया मानती है उसे हम नहीं मानेंगे, हम अपना फंडामेंटल क्वांटिटी देंगे, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी ले लेंगे, तो उसके टर्म में रिलेशन निकालो। एग्जाम्पल से आप अभी समझ जाएंगे। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि कोई आदमी कहता है कि हम जो है ना 3 फंडामेंटल क्वांटिटी ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। उसने कहा कि मैं 3 फंडामेंटल क्वांटिटी लूंगा, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन सा लिया उसने? ध्यान से देखिएगा। उसने कहा कि हम वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी लेंगे, वेलोसिटी को का इसका हम फॉर्मूला भी लेंगे, वेलोसिटी को लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट उसने कहा कि हम फोर्स को लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, फोर्स को उसने ले लिया फंडामेंटल क्वांटिटी। और नेक्स्ट उसने कहा कि हम टाइम को भी लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम ऐसे भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसने कहा ये, तो इसने कहा कि हम इन 3 को फंडामेंटल क्वांटिटी ले रहे हैं, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को। और अब इन तीनों के टर्म में मास को डिराइव करो, यानी इन तीनों का यूज करके मास का फॉर्मूला निकालो। जैसे अब याद कीजिए, इससे पिछला जो यूज था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या कहता था कि हमें अगर ये पता चल जाए कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है, तो उसका यूज करके इक्वेशंस बना करके हम फॉर्मूला निकाल सकते थे। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी का mgh ड्राइव किया था, हमें पता चल गया था मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और हाइट पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, तीनों को मिला करके फॉर्मूला ड्राइव कर दिया ना, mgh abc पावर लगा करके। तो वैसे ही हमें कहा गया कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, अब फंडामेंटल क्वांटिटी वो नहीं है, MLT नहीं है, मास लेंथ टाइम को नहीं लिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि हम वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लेंगे। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हुए आप फाइंड, क्वेश्चन ये है, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी लिया और क्वेश्चन ये है कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। अब देखो, अब आपको कैसा, मास तो ऑलरेडी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास का कैसे निकाले? तो इनके टर्म्स में, अब तो उन्होंने मास को लिया ही नहीं फंडामेंटल, उसने वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को लिया। तो हम कहेंगे बिल्कुल निकाल देंगे, चिंता मत करो। देखिए सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आराम से। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेगा एकदम। क्या कहता है कि LHS और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ठीक है, हम एक तरफ मास को लिखते हैं, एक तरफ हमारा मास, एक तरफ हमारा मास है जिसे कि हम मान लीजिए कि m से डिनोट कर लेते हैं, और एक तरफ वो तीनों टर्म्स जिस पे डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी पर, फोर्स पर और टाइम पर, इन्हीं तीन पे डिपेंड करेगा। और डायमेंशन पता चल जाए, पावर राइज कर दे, तो चलिए ठीक है, इस पे पावर राइज कर देते हैं, इस पे मान लेते हैं a, इस पे मान लेते हैं b, इस पे मान लेते हैं c। तो तीनों डायमेंशन हमने राइज कर दिया, ABC मान लिया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इन तीनों का, इन सभी का हमें ये तो पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी में इसका क्या डायमेंशन है। तो मास का फंडामेंटल क्वांटिटी में डायमेंशन क्या है? मास ही है। वेलोसिटी का क्या है? LT-1 है ना बुआ, इस पे 1 हो ये रहा। फोर्स का क्या है? MLT-2 है, उस पे B हो गया। डायमेंशन आपको याद होना चाहिए इंपोर्टेंट टर्म्स के। और सीट जो है सो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या आपके ग्रुप में भी जो टेलीग्राम पर है उस पर शेयर कर दिया गया। और टाइम का तो हम जानते हैं T ही होता है, जिसपे C लगा दिया। और इधर तो मास अकेले है ही। अब देखो, अब रिलेशन बनाएंगे, अब रिलेशन बनाएंगे और हमारा सवाल बन जाएगा। चलिए देखते हैं। LHS में देखिए तो एक ही टर्म ही है मास, जिसका कि पावर 1 है, तो डायमेंशन 1 है। इस तरफ देखिए तो मास का क्या है, कौन कौन सा है? तो LHS अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, LHS एंड RHS शुड हैव सेम डायमेंशन। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर अगर आप इसको MLT के फॉर्म में देखें तो क्या लिखेंगे? यहां ML0T0 लिखोगे ना। और यहां देखो सबको मिलाओ, तो इस तरफ L कई बार हो गया? 2 बार हो गया, एक बार L पे A और एक बार L पे B। तो इस तरफ अगर आप देखो तो L पे आ जाएगा A प्लस B,
आ जाएगा ना। और अगर चलिए इसको ऐसे नहीं करते, इसको आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसको हम ऐसे करते हैं, ध्यान दीजिए। हम LHS लिख लेते हैं पहले, LHS में मास का डायमेंशन इक्वल टू 1। चलिए अब RHS देखते हैं। RHS लेंथ का 0, टाइम का 0। चलिए उसी को जो हम फॉर्मूला लिख रहे थे उसी को हमने अलग कर दिया। अब RHS में देखते हैं। RHS में मास का क्या है बुआ? तो देखिए यहां है मास, इस पे 1 है और होल में पावर b है तो b हो जाएगा। अब प्लस यहां देखिए, यहां मास और कहीं है क्या? नहीं, मास और कहीं नहीं, तो 1 हो गया। तो यहां पर m का पावर b, m का डायमेंशन b हो गया। ओके, और l देखते हैं। L देखिए तो L यहां पर है तो L पे पावर 1 है और ये ऊपर में a है तो a हो जाएगा। अब प्लस यहां पर भी L है, यहां पर 1 है और यहां b है तो प्लस b हो जाएगा। और अगर t का देखो तो t में देखिए जरा सा, t में यहां भी है तो -1, तो -1 में a गुना होगा तो -a हो जाएगा। और यहां पे देखिए -2 है और b है तो प्लस -2 इंटू b, तो डेट इक्वल टू हो जाएगा -a -2b। तो देखिए तीनों का आ गया। अब LHS RHS का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो हम दोनों तरफ सेम करेंगे। तो देखिए इधर तो 9, यहां हम इससे बनाते हैं तो 9। अब हम दोनों तरफ इक्वेट करना शुरू करते हैं। देखिए इक्वेट करना शुरू करिएगा तो इधर m का 1 है, इधर b है, तो b बराबर क्या आ गया? b बराबर 1 हो गया। देखिए ना, दोनों तरफ इक्वेट कीजिए तो b बराबर 1 हो गया। अब देखिए l बराबर, यहां a प्लस b है और इधर 0 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? a प्लस b शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। तो b तो 1 है तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या हो गया? -1। तो देखिए हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास b पहले से ही है और हमारे पास अब c बचा। चलिए c का अगर आप देखें टाइम में माइनस, यहां एक छूटा हुआ है, यहां पे देखिए टाइम में यहां भी तो है टाइम, तो प्लस क्या हो जाएगा? यहां पे प्लस c भी तो होगा, समझ गए ना। तो a माइनस 2b प्लस c। तो अब टाइम वाला को करें तो 0 के बराबर है, तो इसको भी इक्वेट करते हैं। देखिए तो इधर लिखेगा 0, तो 0 बराबर इधर क्या क्या लिखोगे? -a -2b प्लस c। तो a कितना है बुआ? a देखिए निकाले, a -1 है तो यहां पर पुट करोगे तो 0 बराबर हो जाएगा। देयरफॉर 0 बराबर माइनस इंटू -1, a का वैल्यू पुट कर दिए। अब b का भी वैल्यू है, माइनस b का वैल्यू 1 है तो -2, b तो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -2 प्लस c को c रहने दो। तो देयरफॉर c बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो चलिए एक और इक्वेशन लिख देते हैं, तो -1 -2 प्लस c, तो देयरफॉर c बराबर क्या हो गया? 1। ध्यान से देखिए, ये 1 में से 2 जाएगा तो -1 इस तरफ आएगा तो +1, तो c बराबर 1 आ गया। तो देखिए आपके पास a b c आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं? रिलेशन लिख सकते हैं। तो देखिए मैं रिलेशन लिख के दिखाता हूं आपको, क्या बन जाएगा रिलेशन। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने क्या लिया था और यहीं पर हम लिखते हैं इसका। तो यहां पर देखिए, तो अब इस पर पुट कीजिए आप, तो इस तरफ क्या हो गया? मास हो गया, तो m बराबर क्या हो गया? मास का डायमेंशन क्या आ गया वेलोसिटी के टर्म? v है, v पे a, तो a का वैल्यू कितना? -1, तो v पे -1। और फोर्स पे क्या है? b है, तो b का वैल्यू 1, तो 1। और c क्या है? टाइम है, तो टाइम पे भी 1, तो t पे 1। तो देखिए रिलेशन आ गया। देखिए मास अगर वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह माना जाए तो इक्वेशन आ जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगा कि वेलोसिटी का डायमेंशन -1, फोर्स का डायमेंशन +1 और टाइम का भी डायमेंशन +1। और इसका यूज करके हमने मास को का डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। तो मास का डायमेंशन हमने वेलोसिटी, फोर्स और टाइम के टर्म में फाइंड आउट कर लिया। इसको अगर आप सिंगल इक्वेशन में लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इज इक्वल टू VFT-1। यहां पर हमने किसको किसको फंडामेंटल क्वांटिटी लिया? वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को। समझ गए? तो आप दूसरे को भी फंडामेंटल क्वांटिटी मान के कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। देखो ये सब चीजें जो पढ़ाई जा रही है ना वो बोर्ड के लिए नेसेसरी है। कोई भी कभी भी
आपसे कोई जेईई मेन या नीट वाला ये पूछने नहीं जा रहा है ये सब चीजें, ठीक है ना। अब तो फिजिक्स तो अब शुरू होगा, आज के बाद जब हम वेक्टर अपलोड करना शुरू करेंगे वहां से फिजिक्स एक तरह से समझिए तो फिजिक्स शुरू होगा, रियल में फिजिक्स तो वेक्टर से शुरू होगा, फिर काइनेमेटिक्स, फिर उसमें मजा आएगा। तो ये बस जानना है, जान लिया हमने कि अगर जो फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइंड है उसके अलावा वो कोई दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिक्स लेना चाहे तो हमारे पास मेथड है। डायमेंशनल एनालिसिस हमें कहता है चिंता मत करो, किसी को भी फंडामेंटल क्वांटिटी लो, रिलेशन हम निकाल के देंगे। ओके ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये सारे यूजेस थे, एप्लीकेशंस थे डायमेंशनल एनालिसिस के। अब डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस हमें देखना है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के अगर लिमिटेशंस देखें आप क्या क्या लिमिटेशंस है, तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का वो ये है कि डायमेंशन, अब याद कीजिए जब हम डायमेंशन निकाल लेते तो हमने कहा था कि डायमेंशन जो है अनेक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसका डायमेंशन एक जैसा है। जैसे वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन एक ही होता है ना। जैसे वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, एक ही जैसा होता है। और अगर आप बात करें तो एनर्जी का, वर्क का और टॉर्क भी होता है। एनर्जी, वर्क और टॉर्क तीनों का डायमेंशन एक ही होता है। तो डायमेंशन यूनिक नहीं है, हर एक क्वांटिटी का एक यूनिक डायमेंशन होना चाहिए, तो यूनिक डायमेंशन नहीं है। तो पहली बात ये, तो डायमेंशन यूनिक नहीं है, अनेक क्वांटिटी जैसे हैं जिसका डायमेंशन एक जैसा है। तो डायमेंशन पता करके हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी क्वांटिटी है, समझ गए ना बात। जैसे एनर्जी का डायमेंशन, अगर देखिए हम यहां पे देखते हैं वर्क, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी और टॉर्क तीनों का डायमेंशन होता है mL2T-2। अब अगर कोई आदमी हमको ये डायमेंशन सुनाता है mL2T-2, तो हम कहेंगे वर्क भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है। लिमिटेशन हो गया ना। डायमेंशन से हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है, समझ गए ना। तो ये पहला गड़बड़ी है कि अनेक फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है वो यूनिक नहीं है, वो एक क्वांटिटी का डायमेंशन, ये अलग अलग क्वांटिटी का डायमेंशन भी एक हो सकता है। तो पहला लिमिटेशन ये हो गया। सेकेंड ये देखा हमने कि फॉर्मूला ड्राइव करने के काम आता है डायमेंशन, ये तो पहला हो गया। और सेकेंड अगर हमने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ड्राइव करने जब जाओगे तो अगर उस फॉर्मूला में कोई न्यूमेरिकल टर्म इन्वॉल्व्ड है तो उसको पता नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv², आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होता है। अगर हम कहे कि बाबू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करो और काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो जब आप टर्म लगाइएगा जो कि डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि अगर आपको निकालना है किसी भी क्वांटिटी का रिलेशन, अननोन रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या कहता है कि एलएचएस में उस क्वांटिटी को रख दीजिए जिसका निकालना है और आरएचएस में उस क्वांटिटी को रखिए जिस पर वो डिपेंड कर सकता है, यही कहता है ना। तो देखिए इसको निकाल के देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा mL2T-2 डायमेंशन हम जानते हैं, और यहां पर मास का हो जाएगा m और वेलोसिटी का हो जाएगा L-T-1, इस पे पावर a, इस पे पावर b। तो LHS में देखिए तो LHS में क्या हो जाएगा, मास का आया 1, लेंथ का आया 2 और टाइम का आया -2। और अगर आप RHS में देखिए तो RHS में क्या क्या है, मास का आया a, लेंथ का आया b और टाइम का आया -b। तो अगर देखिए दोनों तरफ रिलेशन बनाइए तो देखिए यहाँ 1 है 1 है तो क्या आ गया। अब जरा दोनों को इक्वेट कीजिएगा, अगर दोनों को इक्वेट कीजिए आप तो क्या आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा और a बराबर 1 आ गया, और देखिए b बराबर 2 आ गया, a बराबर 1 और b बराबर 2। देखिए रिलेशन, यहाँ 2 है यहाँ b है तो यहाँ भी देखिए यहाँ -2 है यहाँ -b है, b का वैल्यू 2 रखोगे तो माइनस इक्वेट हो जाएगा। तो देखिए a का वैल्यू और b का वैल्यू आया, अब यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ इसमें इस रिलेशन में आप पुट कीजिए तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर रिलेशन आ गया हमारे पास mv²,
देखिए m का पावर a है तो a की जगह पे 1 रखोगे तो m, अब v पे पावर b का 2 आया तो b का पावर 2 रखोगे तो v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ, क्या mv स्क्वायर होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है ना। ये हाफ नहीं ना आया, ये हाफ यहां इस फॉर्मूला में नहीं आया ना, आना चाहिए था ना। तो कोई भी नंबर अगर फॉर्मूला में इन्वॉल्व है, पाई इन्वॉल्व है, कुछ भी इन्वॉल्व है, समझ गए? जैसे मान लीजिए कि कोई हमें कह दे कि जो सर्कल का एरिया होता है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, एक मिनट के लिए, जो सर्कल का एरिया होता है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, तो हम चले जाएंगे कहेंगे ठीक है सर्कल का एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है, चलो रिलेशन निकालते, डायमेंशन एनालिसिस है हमारे पास, तो लगा दो सर्कल का एरिया। अगर यहां पे देखो सर्कल का एरिया, तो एक तरफ एरिया रख दो a और एक तरफ लिख दो रेडियस का r और इस पे पावर a लगा दो। तो एरिया का तो तुम जानते हो क्या होता है, L2 होता है, और रेडियस का क्या होता है, L होता है। इस पे पावर a लगा दो, तो देखो यहां निकालोगे तो a बराबर 2 आ जाएगा ना, तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आप जानते हो क्या एरिया बराबर r स्क्वायर होता है, एरिया बराबर तो पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई नहीं ना आया, नहीं आया। तो कोई न्यूमेरिकल टर्म अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो उस न्यूमेरिकल टर्म को आप डायमेंशन एनालिसिस से डिड्यूस नहीं कर सकते, उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन है कि रिलेशन निकाल सकते, लेकिन उस रिलेशन में अगर कोई न्यूमेरिकल टर्म इन्वॉल्व है तो डायमेंशन एनालिसिस हमें उसे निकालने की क्षमता नहीं देता, एबिलिटी नहीं देता है। तो देखिए क्या लिखा है कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट कांट बी डिड्यूस्ड बाय डायमेंशनल मेथड। तो डायमेंशनल मेथड से आप न्यूमेरिकल कांस्टेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते। अब अगर आप देखो तो अगर, तो ये हो गया, तो पहला लिमिटेशन हो गया कि यूनिक नहीं है, दूसरा हो गया कि न्यूमेरिकल टर्म को रिड्यूस नहीं कर सकते। और नेक्स्ट जो इसका लिमिटेशन है, अगला लिमिटेशन है, वो भी लिमिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो लिमिटेशन ये है कि अगर कोई फॉर्मूला एडिशन ओडिशन के टर्म में है, यानी मल्टीप्लीकेशन के अलावा अगर किसी टर्म में है तो उसे डिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे एक फॉर्मूला लिखते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूला को कोई भी आदमी डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड आउट कर सकता, क्योंकि बीच में एडिशन इन्वॉल्व है। तो अगर किसी फॉर्मूला में, किसी रिलेशन में प्रोडक्ट के अलावा यानी मल्टीप्लिकेशन के अलावा या डिवीजन के अलावा कोई दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो वो फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड आउट नहीं कर सकता। समझ गए? तो ये भी लिमिटेशंस है। प्रोडक्ट वाला निकाल देगा, लेकिन प्लस माइनस अगर बीच में आ गया, जैसे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो प्लस इन्वॉल्व है ना, तो ये नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि अब हर एक टर्म का अपना अपना डायमेंशन होता है। तो अगर निकालने जाओगे तो इसका डायमेंशन निकाल देगा, इसका निकाल देगा, लेकिन प्लस में थोड़े निकाल पाएगा डायमेंशन एनालिसिस। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है फॉर्मूला में, तो उस रिलेशन को डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा ड्राइव करना संभव नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट में है तो आराम से, लेकिन एक बार करेक्टनेस चेक हो जाएगा। देखो इसका करेक्टनेस चेक किए थे ना हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, तो करेक्टनेस चेक होगा लेकिन डेरिवेशन नहीं होगा। यानी वैसे फॉर्मूलाज जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ हो, आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसको डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से उस फॉर्मूला को डिड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उस फॉर्मूला की करेक्टनेस को जरूर चेक कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का मेन वर्क ही करेक्टनेस चेक करना है। वो सीख गए आप, हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है कि आपको फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्टनेस है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वो यूज करना आप सीख गए ना डायमेंशन से, बस हो गया, और कुछ ज्यादा नहीं सीखना है। इतना ही लक्ष्य रखिए। करेक्टनेस पे नहीं होता है तो हम फिर लेक्चर ये जो खत्म होता है ना, तो फिर कुछ बात करते हैं उस पर। चलिए, तो ये हो गया। तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है तो उसे आप इससे निकाल नहीं सकते, करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। चलिए, ये भी हो गया। तो 3 लिमिटेशंस हो गए। पहला, यूनिक नहीं है, दूसरा न्यूमेरिकल क्वांटिटी डिड्यूस नहीं हो पाएगा, और तीसरा अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक और, अब एक बात बताओ, अगर मैकेनिक्स में इक्वेशन डिराइव करने जाओगे, रिलेशन निकालने जाओगे, तो कितने इक्वेशंस मिलेंगे? एक मास का इक्वेशन मिलेगा, एक लेंथ का इक्वेशन मिलेगा, एक टाइम का इक्वेशन मिलेगा। 3 ही इक्वेशन मिलेंगे ना। अरे जब दोनों तरफ डायमेंशन पुट करोगे और डेरिवेशन करने जाओगे, जो कि LHS RHS में सेम करके तुम कर रहे थे, तो एक मास का इक्वेशन मिलता है, एक लेंथ का, एक टाइम का, यही तीनों का मिलता है ना। तो कितने रिलेशंस मिलेंगे आपको, कितने इक्वेशंस मिलेंगे? 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन से मैक्सिमम कितने अननोन फाइंड आउट किए जा सकते?
3, तो 3 इक्वेशन से 3 अननोन फाइंड आउट किए जा सकते। लेकिन अगर कोई फिजिकल फॉर्मूला ऐसा है, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन ऐसा है जिसमें 3 से ज्यादा टर्म है या वो 3 से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें, कंपाउंड पेंडुलम एक होता है सिंपल पेंडुलम जो वो बॉब लटक के ऐसे झूलते रहता है, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, तो वो होता है सिंपल पेंडुलम। और अगर मान लीजिए कोई 3D बॉडी अगर लटका के उसको झुलाना शुरू करे तो वो कंपाउंड पेंडुलम कहलाता है। तो अगर किसी कंपाउंड पेंडुलम का आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखोगे तो कंपाउंड पेंडुलम के, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G है ना। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ये तो डिड्यूस हो जाएगा क्योंकि देखो इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 ही पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला जब डिराइव करने जाओगे डायमेंशन एनालिसिस से तो 2 पाई नहीं आएगा क्योंकि 2 पाई नंबर है, नंबर को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट अंडर L/G। फॉर्मूला निकाल देगा रूट अंडर L/G, लेकिन 2 पाई को नहीं निकाल पाएगा डायमेंशन एनालिसिस। समझ गए बात? तो चलिए उसको छोड़िए, डायमेंशन लेस को नहीं ला पाता है। चलिए हाँ, तो अगर बात करें कंपाउंड पेंडुलम का, अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई रूट अंडर I/mgl। आप छोड़ दीजिए कि इसमें क्या टर्म है नहीं टर्म है, अब उस पर जाइएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अब देखिए इसमें अगर देखिए टाइम पीरियड तो 2 पाई तो चलो नंबर है, उसको छोड़ दो। यहां ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि 11th में पढ़ोगे आप। ये m मास है, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये l लेंथ है। तो ध्यान से देखिए, तो I कितने टर्म्स पे डिपेंड किया, 1 2 3 4 पे डिपेंड किया। लेकिन जब इसका रिलेशन लिखना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट के ही टर्म में है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये प्रोडक्ट ही है। लेकिन अगर जब लिखने जाओगे इसको तो 4 टर्म्स है, तो 4 इक्वेशन चाहिए, तब ना 4 अननोन का पता चलेगा। लेकिन तुम्हारे पास तो 3 ही इक्वेशन आएगा, मास का, लेंथ का, टाइम का, तो नहीं हो पाएगा। तो कोई भी फिजिकल रिलेशन, कोई भी मैकेनिक्स का रिलेशन अगर ऐसा है जिसमें कोई एक टर्म या कोई एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर, तो भले ही वो प्रोडक्ट में ही हो, डिड्यूस नहीं हो पाएगा, रिलेशन डिराइव नहीं हो पाएगा। ये भी इसका एक लिमिटेशन है। और तो ये भी लिमिटेशन आप समझ गए होंगे। और अगला लिमिटेशन ये है कि अगर आपको रिलेशन निकालने गए और वो 3 से कम क्वांटिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी क्वांटिटी 3 से कम ही है, लेकिन अगर दो क्वांटिटी ऐसा है जिसका डायमेंशन सेम है, कहने का मतलब जैसे कि ट्यूनिंग फॉर्क आप जानते हैं, लैब में अपने क्लास 10th में आप पढ़ रहे थे तो लैब में आपने देखा था ट्यूनिंग फॉर्क, अपने यहाँ पे तो लैब में ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा आपने, ऐसा करके होता है ट्यूनिंग फॉर्क, ऐसा होता है ना इसको साउंड में, तो ट्यूनिंग फॉर्क होता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क का अगर आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखें तो ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बराबर d/L² न्यू। ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे ये d और ये l लेंथ, इन दोनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम डायमेंशन होता है। तो ये फॉर्मूला अगर आप डिराइव करने जाओगे तो डायमेंशन एनालिसिस डिराइव नहीं कर पाएगा, करेक्टनेस चेक कर देगा, करेक्टनेस सबका चेक करेगा, ये याद रखिएगा, डायमेंशनल एनालिसिस करेक्टनेस सबका चेक कर देगा, लेकिन क्या नहीं कर पाएगा यहाँ पे वो इस इक्वेशन को ड्राइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि d और l दोनों का डायमेंशन सेम है। तो अगर कोई फिजिकल रिलेशन ऐसा हो जिसमें क्या हो, 3 से कम ही है, 3 तक को निकालने का क्षमता था ना, तो ये 3 से कम ही है। एक देखो ना, ये भी d है, l है, न्यू है, 3 है, 3 पे है तो निकलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि d और l का डायमेंशन क्या है, सेम है। आया समझ में? तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो ये सारे डायमेंशन एनालिसिस के लिमिटेशंस हो गए। तो अगर देखिए हमने बात की अभी लिमिटेशंस भी क्या क्या बात की, मैं एक बार रिवाइंड करवा देता हूं कि लिमिटेशंस क्या क्या है। पहला लिमिटेशन ये है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं धीरे धीरे याद, जो भी, कि वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। पहला लिमिटेशन ये कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। सेकेंड, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके आप न्यूमेरिकल कांस्टेंट को डिराइव नहीं कर सकते। रिलेशन निकालने जाइएगा तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं आएगा। थर्ड, इस मेथड का यूज करके आप वैसे रिलेशंस को डिराइव नहीं कर सकते जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट, कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है मैकेनिक्स के अंदर जो 3 से अधिक
टर्म्स पे 3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको भी आप, उसका भी रिलेशन आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिलेशन आपके पास 3 ही है, इक्वेशन आपके पास 3 ही है। और नेक्स्ट आपने देखा कि अगर 3 ही हो या 3 से कम भी हो, लेकिन अगर 2 का क्या हो, डायमेंशन सेम हो, तो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे लिमिटेशंस हो गए। तो यही 5 लिमिटेशंस हैं और 6 उसके यूजेज हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अब देखिए कंक्लूड करते हैं, इस चैप्टर में आपको क्या क्या याद रहना चाहिए। देखिए इस चैप्टर का महत्व कोई खास उतना ज्यादा नहीं है, एग्जामिनेशन व्यू से कोई खास ज्यादा नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स का रियल आज से जब वेक्टर, आज शाम से या कल से जब भी आए वेक्टर का वीडियो आना शुरू होगा, तब फिजिक्स, रियल फिजिक्स आप पढ़ेंगे, जो आपके लिए काम का है, जो आपके लिए जरूरी होगा, तब आप पढ़ेंगे। अभी तो आपने जो पढ़ा वो एक तरह से समझिए कि इंट्रोडक्शन था हम लोगों का एक दूसरे से, और ये चल रहा था। अब रियल में फिजिक्स स्टार्ट होगा, समझ गए? तो हम लोग कुछ बेटर भी करेंगे। तो अब जो लिखाएंगे ना, तो नोट्स भी लिखाते चलेंगे साथ में। अब जो पढ़ाएंगे तो नोट्स भी हम बोलते चलेंगे, कंसेप्ट बोलते चलेंगे, आप लिखते चलिएगा साथ में, और उस तरह से अब शुरू होगा वेक्टर से। तो देखिए अभी तक में हमें इसमें फॉर्मूला में क्या क्या आना चाहिए। देखिए डायमेंशन एक ऐसा चीज है ना कि हर एक चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो कोई भी नया क्वांटिटी आएगा तो हम उसका डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो डायमेंशन फाइंड आउट करना अगर आप अभी नहीं भी सीखे तो धीरे धीरे आप सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन टर्म है यहां पर इस चैप्टर में करेक्टनेस चेक करना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझिए कि एलएचएस और आरएचएस में जितने टर्म्स हैं सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। करेक्टनेस चेक करना, और करेक्टनेस चेक करने में आपको पता है क्या क्या याद रखना है कि एलएचएस आरएचएस का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एलएचएस के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, आरएचएस के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो गलत है, पहला। सेकेंड, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम डायमेंशन वाले का ही होगा। अगर अलग अलग डायमेंशन वाले को किसी इक्वेशन में जोड़ा या घटाया जा रहा है तो वो गलत है। थर्ड, कि कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर है, लॉगरिथमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। यानी अगर साइन कॉस टेन है उसके बाद जो कुछ भी होगा उसका डायमेंशन नहीं होना चाहिए, उसका डायमेंशन 1 होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे कि एक रिलेशन हम लिख के देखे कि जैसे आप देखते होंगे, अगर आप कोई आदमी, y बराबर होता है a sin ओमेगा t। ये एक रिलेशन है एसएचएम का। ये y जो है, ये y है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, a है एम्पलीट्यूड, साइन तो आप जानते हैं साइन फंक्शन है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या t है टाइम। ठीक है? तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो ओमेगा टी होना चाहिए ना, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी ये रिलेशन करेक्ट होगा। क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, तब ये रिलेशन करेक्ट होगा। ठीक उसी तरह अगर लॉग होता तो लॉग के बाद भी जो आएगा उसको डायमेंशन लेस होना चाहिए। और अगर एक्सपोनेंट होता, ई का पावर कुछ कुछ लिखा रहता है ऐसे यहां पे रिलेशन में, आप देखिएगा जब हम पढ़ते चलेंगे तो यूज होता चलेगा। डायमेंशन ऐसा है ना कि हर एक चैप्टर में हम बार बार बोलते चलेंगे, तो अगर यहां पर आपको कोई दिक्कत भी है तो वहां दूर हो जाएगी। आज से वेक्टर से कंटिन्यू करना है आपको बेटर ढंग से। तो ई का पावर यहां जो टर्म आएगा वो भी क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। लॉग के बाद जो कुछ भी आएगा उसको भी क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। समझ गए बात? तो ये करेक्टनेस चेक करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। यानी कि ये श्योरिटी नहीं देता है कि वो सही है, लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये श्योरिटी देता है कि वो इनकरेक्ट है। ये याद रखने की चीज है। और एक चीज, फाइनल लाइन, जो आज का डायमेंशनल एनालिसिस खत्म करते करते हम करेंगे बात, ये एक बात याद रखिए, किसी भी क्वांटिटी के पास हो सकता है ऐसा कि यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो। ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि कई ऐसी क्वांटिटी है हमारे पास जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या? रेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट का? स्टेरेडियन। इन दोनों का देखिए यूनिट है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि किसी का यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि किसी का यूनिट नहीं हो और डायमेंशन हो। कोई आदमी कहता है हमें कि कोई क्वांटिटी हम तुम्हें ऐसा बताते हैं जिसका कोई यूनिट नहीं है लेकिन उसका डायमेंशन है, जैसे नंबर्स का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं होता है। तो नंबर्स का यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन भी पक्का नहीं होगा। यानी इट मे बी पॉसिबल दैट सम क्वांटिटीज हैव यूनिट बट नो डायमेंशन,
बट इफ अ क्वांटिटी हैज नो डायमेंशन देन इट नेवर हैज अ यूनिट, उसके पास कभी यूनिट नहीं हो सकता। तो इतनी बातें याद रखिए। अब देखिए कुछ बातें बुक्स पे कर लेते हैं। अब यहां पर बात है कि आप कौन सा बुक्स कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो भी वेक्टर स्टार्ट होगा तो आपको बुक्स पढ़ना होगा। तो सबसे बेटर है एससी वर्मा, कंटिन्यू कीजिए, सबके लिए बढ़िया है, मेडिकल वालों के लिए भी और इंजीनियरिंग वालों के लिए भी। हाँ, जो IIT जेईई या जेईई मेन करना चाहते हैं वो क्या कीजिए, तो सिंगेज देख लीजिए। तो देखिए आज अगर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए तो आपको एससी वर्मा का फर्स्ट वॉल्यूम का भी PDF लिंक मिल जाएगा और सिंगेज का भी मिल जाएगा। एक बात याद रखिए, अगर आप मेडिकल से हैं तो आपको सिंगेज बनाने की जरूरत नहीं है, व्यर्थ में माथा क्यों लगाओगे, तुमको फिजिक्स लोअर लेवल पे ही रखना है। तो सिंगेज आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको SCB डाउनलोड करना है, समझ गए। तो मेडिकल वालों को थोड़ा लोअर रखना है। और बुक्स की अगर बात करें तो ऐसे तो अनेक बुक्स बाजार में हैं, अगर आप बुक्स लेना ही चाहते हैं तो यूनिवर्सल का बुक अच्छा होता है। यूनिवर्सल फिजिक्स अगर आप देखोगे तो वो अलग अलग आता है, नीट वालों के लिए अलग आता है, और NTA यानी कि नेशनल जो टैलेंट एग्जाम एकेडमी वाला है, वो जेईई मेन एडवांस वाला है, तो वो वाला अलग आता है। तो आप जो भी लेना चाहें, अभी अगर आप देखो तो अभी बुक तो ले नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप सबसे अच्छा जो PDF मिल रहा है, तो जो ये वाले बच्चे हैं जो जेईई के व्यू से पढ़ना चाहते हैं आगे, जो जेईई से कंटिन्यू करेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद, तो उनको सिंगेज बनाना चाहिए। SCB तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, SCB सबको बुलाना चाहिए। हाँ, जेईई वाले का चूंकि फिजिक्स लेवल थोड़ा अप होता है तो उसे सिंगेज बनाना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सिंगेज भी अवेलेबल है और SCB भी अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कीजिए। वेक्टर का वीडियो आज शाम में अपलोड हो जाए या कल से अपलोड हो जाए, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ दिक्कत हो रही तो वो हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।